श्रोताओं, विज्ञान हर दिन नए चमत्कार गढ़ रहा है और चिकित्सा को भी नई ऊंचाइयां दी हैं। तब आधुनिक सर्जरी ने भी इंसानी जीवन को असंभव से संभव बनाने की कोशिश की है। फिर भी हर सर्जरी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं होती, उसके साथ जुड़ी होती हैं कुछ जटिलताएं, कुछ जोखिम और चुनौतियां, जिनसे जूझते हैं डॉक्टर और मरीज। आज हम इन्हीं पहलुओं पर यानी आधुनिक सर्जरी, सुविधाएं और कठिनाइयां विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारे साथ हैं एक ऐसी डॉक्टर जो न केवल अपने क्षेत्र में दक्ष हैं बल्कि मरीजों के दर्द को भी मानवीय दृष्टि से समझने वाली चिकित्सक हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीषा सोलंकी जी। मैम, स्वागत है आपका कोटपुतली डायरी कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। मैम, जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आज हम चर्चा कर रहे हैं आधुनिक सर्जरी, सुविधाएं और कठिनाइयां विषय पर। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आधुनिक सर्जरी और सर्जरी से क्या तात्पर्य है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पहले जो सर्जरी होती थी, मतलब जो परंपरागत तरीके से जो होती थी, उनके अंदर ऐसा रहता था कि पहले पेट में बड़ा चीरा लगा के फिर हम लोग ऑपरेशन करते थे। बट अभी पिछले कुछ सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर चेंजेस आ गए, जिसमें आधुनिक सर्जरी के काफ़ी सारे टेक्निक्स आ गई है। जिसमें आता है हम लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, जिसमें पेट में छोटे छोटे, पहले जो बड़े चीरे लगते थे अब उनकी जगह काफ़ी छोटे छोटे चीरे लग के दूरबीन अंदर डाल के फिर ऑपरेशन किया जाता है। उसके साथ साथ में आ गया रोबोटिक सर्जरी, जो कि एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही एडवांस टेक्निक आ गई है। इसके अंदर ऐसा होता है कि आप काफ़ी जो डिफ़िकल्ट सर्जरीज होती है उसको भी आप आराम से बैठ के कंसोल पे रोबोटिक टेक्निक के साथ में आप सर्जरी कर सकते हैं। मैम, जानना चाहूँगा मैं शुरुआत में ही आपसे कि सर्जरी को एक गंभीर विषय माना जाता है चिकित्सा के पेशे में, और एक महिला डॉक्टर के रूप में आपने सर्जरी को चुना, तो तकनीकी रूप में आपको आज किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, या इस विषय को चुनने के पीछे आपका क्या मंशा रही होगी? इसकी शुरुआत तो जब मैंने सर्जरी लेने की सोची थी तभी से शुरू हो गई थी। मतलब मुझे, अगर मैंने 10 लोगों से पूछा था तो मुझे 10 के 10 ने ना करा था कि आप सर्जरी मत लीजिए, क्योंकि अभी फीमेल सर्जरी में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाती है, मेल डोमिनेटिंग ब्रांच है, तो आप नहीं लें। बट मेरे को सिर्फ मेरी मम्मी ने बोला था कि नहीं, जो चाहिए वो लो, आगे जाके तुम्हें पछतावा नहीं हो कि नहीं मैंने गलत डिसीजन ले लिया। तो मेरी जब पोस्टिंग हुई थी MBBS के डेज़ में, तब मैंने फ़ाइनल करा था कि मुझे सर्जरी लेनी है, और तब से अभी तक मेरा सफ़र बहुत ही सही रहा है। उतार चढ़ाव आते हैं बट उनको ही संभल के आगे चलना ही सर्जरी के अंदर रहता है पूरा। मैम, एक समय था जब मरीजों को सर्जरी के नाम से डर लगता था, चीर फाड़ के नाम से ही डर लगता था। उनको जैसे पता लगता था कि भाई डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है तो उनके दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। अभी जैसे आपने लेप्रोस्कोपिक, रोबोटिक और लेज़र सर्जरी का नाम लिया, तो ये किस प्रकार के सर्जरी हैं और इनसे मरीज को क्या राहत मिलती है? देखिए, ये जो एडवांस टेक्निक्स आई है, ये मतलब सर्जरी तो पहले से ही एक बहुत ही बड़ा वो रहता है पेशेंट के ऊपर, कि ये सर्जरी का नाम आती है उनको ऐसा रहता है कि सर्जरी क्यों डॉक्टर साहब, दवाइयों से सही कर दीजिए ताकि सर्जरी नहीं करना पड़े। लेकिन कुछ बीमारियां होती है जिसको आपको सर्जरी करके ही सही करना होता है उसमें। तो उसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम उनको ये समझाते हैं कि इसमें जैसे बड़ा चीरा नहीं लगाना है, सिर्फ छोटा चीरा लगेगा। तो उससे ये होगा कि अगर चीरा कम लगेगा तो दर्द कम होगा, रिकवरी पेशेंट की फास्ट होगी, तो वो अपना जो डेली लाइफ है, रूटीन है, वो वापस जल्दी ज्वाइन कर पाएगा। दूसरी बात है कि अपने शरीर के अंदर कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं या फिर कुछ कभी ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे पेशेंट का किसी का मोटापा ज़्यादा है, तो उसमें जो हम लोग करते हैं चीरा लगा के हाथ से सर्जरी करने में, उसमें बहुत कठिनाई आती है। लेकिन अगर यही हम दूरबीन से करना चाहेंगे तो उसमें बहुत आसानी से वो काम हो जाता है। तो उनको हम यही समझाते हैं कि जैसे छोटा चीरा लगा के करेंगे तो आपको ये फ़ायदे मिलेंगे, जल्दी आप अपनी जो डेली लाइफ है वो चालू कर पाएंगे। या फिर आपको ये रहेगा कि अगर रोबोटिक सर्जरी की भी टेक्निक है तो उनको ये समझाते हैं कि ये एक डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सर्जरीज होती है जिसका फ़ायदा बिल्कुल अलग होगा रोबोटिक टेक्निक से बहुत ही जल्दी, जिसमें आप नॉर्मल तरीके से सर्जरी करेंगे तो आपको 7वें या 10वें दिन आप जाके आराम कर पाएंगे। इनमें ऐसा होता है कभी कभी कि हम तीसरे या चौथे दिन ही पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, तो ये एक फ़ायदा रहता है। मैम, जैसे कि आज हम आधुनिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, तो मानव शरीर में ऐसे कौन से रोग या जटिलताएं हैं जिनकी वजह से सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है? डे टू डे लाइफ के अंदर तो ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे इस एरिया के अंदर हमने देखा आजकल बच्चों के अंदर खान पान में जो चेंजेस आए, जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से काफ़ी सारे यंग, मतलब बहुत ही छोटे छोटे बच्चों में अपेंडिसाइटिस का बहुत जल्दी हमने मतलब देखा है कि 8 से 10 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे, उनके अंदर भी हम लोग देखते हैं कि उनको भी अपेंडिसाइटिस हो रहा है। तो जब इतने छोटे बच्चों के अंदर बड़ा चीरा लगा के सर्जरी करते हैं तो थोड़ा लगता है कि वो
उनके जो परिवार वाले लोग होते हैं वो भी परेशान होते हैं कि इतना बड़ा चीरा लगेगा। लेकिन जब अपन उन्हें यही बताते कि इसको सिर्फ 3 छोटे-छोटे चीरे लगेंगे और उसी से ऑपरेशन हो जाएगा और दूसरे या तीसरे दिन ही छुट्टी कर देंगे, तो फिर उनको ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, हम लोग अब ये वो डिसीजन लेने में उनको भी आसानी हो जाती है कि अच्छा दूरबीन से होगा तो आगे जाके बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, जल्दी छुट्टी हो जाएगी, तो वो भी मान जाते हैं कि अच्छा ठीक है, हो जाएगा। मैम, अभी जैसे आपने बच्चों में शारीरिक विषमताओं की बात की, तो ये जो आपने खान पान का जिक्र किया है, किस तरह का जो खान पान है वो बच्चों के शरीर को प्रभावित कर रहा है और उन्हें ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचा रहा है? ये तो बिल्कुल मतलब आज के टाइम का आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। आजकल के बच्चों के अंदर अभी से शुरू हो जाता है, छोटे बच्चे हैं, बाहर कहीं गए, फ्रूटी दिख गया, ले लिया, 3-4 चिप्स के पैकेट ले लिए और कोई बड़ा बॉटल कोल्ड ड्रिंक का ले लिया, घर पे सब बाहर पी रहे हैं तो बच्चे भी पी रहे हैं साथ में, या फिर उनको पिज़्ज़ा, बर्गर हो गया, नूडल्स हो गए, जो भी मैदे से भरी हुई चीज़ें हैं, जो बाहर हार्मफुल केमिकल्स वाली जो चीज़ें हैं, ये बहुत ही मतलब एकदम इन बच्चों के अंदर बहुत ही जेनेटिक लेवल पे धीरे-धीरे आने वाले 10 से 12 सालों में धीरे-धीरे चेंजेस आते हैं, तो फिर उनके वो उन बॉडी का टाइप भी वैसा होता जाता है। फिर फ़ोन चलाना, दिन भर बैठे रहना, फ़ोन चलाना, तो यहाँ पे खा रहे हैं चिप्स, फिर फ़ोन चला रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं। तो उनका जो डेली लाइफ़ है, बॉडी का टाइप है, वो वैसा ही हो जाता है, ओबेसिटी आ जाती है उनके अंदर। तो फिर वो सब कुछ चेंजेस यहीं से शुरुआत हो जाते हैं। आगे जाके उनको यही जो है बीमारियाँ होती है, भई उनको शुगर हो रहा है, बीपी हो रहा है, थायराइड हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज़ें, ये बहुत ही बेसिक हो जाता है। मतलब आप किसी भी अभी आने वाले हर चौथे बच्चे को पूछोगे, उनके मम्मी-पापा यही कहेंगे, डॉक्टर साहब खाना नहीं खाता है, इसको लैट्रिन बड़ी टाइट आती है, क्या करे, क्या करे? और फिर वही आगे जाके ये सारी बीमारियाँ बनाता है कि इतना लिपिड या कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाएंगे तो पित्ते की थैली में पथरियाँ होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बहुत सारी बीमारियां हैं जो सिर्फ इन्हीं खान पान की है, जो कि अपनी डेली लाइफस्टाइल होती है, इन्हीं की बीमारियां होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम खा तो रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमें क्या खाना चाहिए और बच्चों को क्या खिलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सही ना बात केवल है। बच्चे बल्कि बड़े भी अपने खान पान और रहन सहन, जो अपनी आदतें हैं वो चेंज करते जा रहे हैं, वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अभी जैसे 2023 को हमारी भारत सरकार ने मिलेट्स ईयर घोषित किया था, है ना, अच्छा। और अभी मिलेट्स का रुझान भी देखा जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का खान पान अपनाना चाहिए एक पेशेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे, या हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे किस तरह का खान पान होना चाहिए दिनचर्या में? देखिए मिलेट्स का तो मैं आपको कैसे बताऊँ, मतलब मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अभी जो बच्चे चल रहे हैं उनको सब्जियाँ, दालें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो हम लोग ये कर सकते हैं उनके लिए, जैसे मिलेट्स हो गई या फिर दूसरी मतलब अलग से बहुत सारी जो अलग-अलग टाइप की दालें हो गई, उनको हम सब मिक्स करके मतलब उनसे अलग-अलग डेली अलग-अलग वो डिशेज़ बना के उनको थोड़ा अलग तरीके से खिलाएँ। जैसे कि प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा हो गई है, वेजिटेबल्स हो गए जिसके अंदर हाई फाइबर डाइट होती है वो देनी चाहिए, जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह कम हो, न्यूट्रिशन बच्चों को पूरा मिले। तो ये शुरुआत हमें बचपन से ही, मतलब मानिए बच्चे को बहुत ही न्यूबॉर्न के बाद में जैसे होता है ना कि 6 महीने के बाद में उनका खाना खिलाना शुरू करते हैं, तो तभी से ही हमें बच्चों की जो आदत है ना धीरे-धीरे वैसी ही डालनी चाहिए कि वो हेल्दी डाइट की तरफ जाए, ना कि उनको अभी से आपने बचपन में टेस्ट करा दिया कि उनको कभी-कभी आप चिप्स खा रहे हैं तो उन्हें चिप्स टेस्ट करा, तो वो जो टेस्ट जाएगा उनके उसमें, तो वो जाएगा नहीं, तो उसको वो बार-बार वही चाहिएगा। तो शुरुआत से ही हमें ये चेंजेस करनी पड़ेगी और ये शुरुआत बच्चे से नहीं, हमें पेरेंट्स लेवल पे ही चेंज करनी पड़ेगी, घर में सभी के लेवल पे। बिल्कुल, आपने बच्चों की बात की और बच्चों से रिलेटेड खान पान की बात की। जब खान पान की बात आती है तो एक महिला से जुड़ा होता है और आप एक महिला डॉक्टर हैं, तो ये सवाल आपसे बनता है, जब महिला किचन संभाल रही हैं और महिला ही खान पान के लिए जिम्मेदार हैं, तो क्या महिलाओं को भी आपके ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचने की ज़रूरत पड़ जाती है? कौन से रोग होते हैं उनसे संबंधित? बिल्कुल, ज़रूरत बिल्कुल पड़ जाती है, क्योंकि ऐसा होता है कि महिला किचन भी सँभाल रही है, महिला घर का काम भी कर रही है। बट ये सब होता है कि महिला इन सब के अंदर खुद का जो सेल्फ केयर होता है वो भूल जाती है, क्योंकि आप एक तो होता है कि आप दिन के घर के झाड़ू पोछे काम करो और एक होता है वेल ट्रेन्ड आप एक्सरसाइज करो, तो उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। महिलाओं को ये कहा जाता है कि अच्छा एक्सरसाइज कर रही हो, ये कर रही हो, तो क्या तुम झाड़ू पोछे कर तो रही हो? तो ये सब रहता है कि जब उनका बॉडी का टाइप और जो हार्मोनल लेवल पे भी है वो फीमेल्स में ज़्यादा चेंजेस होते हैं, जिसके अंदर फीमेल्स के अंदर फैट डिपॉजिशन ज़्यादा होता है।
तो खाने में भी ऐसा हुआ, जैसे सब्जी बनी है तो पहले सब घर के बाकी लोगों को खिला दिया, मेल्स को खिला दिया, बच्चों को खिला दिया, सब्जी बची नहीं बची जो भी रहा उन्होंने खा लिया। तो काफ़ी सारे ये जो शुरू से ही ऐसी चली आ रही प्रथाएं हैं, तो बॉडी के अंदर चेंजेस वैसे ही होते हैं, तो उनके अंदर भी बीमारियां देखने को मिलती है। जैसे फीमेल्स के अंदर अभी जैसे रहता है पित्त की थैली की पथरी, बहुत ही मतलब कॉमन बीमारी, यहाँ पे हर चौथी पांचवी महिला के पेट दर्द होता है, सोनोग्राफी कराते हैं तो पित्त की थैली की पथरी आती है, क्योंकि उनके अंदर फैट बहुत ज़्यादा होता है, खान पान वैसा होता है, काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। और जैसे महिलाओं में, जैसे आपने यहाँ की बात की है, तो कोटपुतली बहरोड जिले में हम बात कर रहे हैं, तो आपको लोकल स्तर पर किस तरह की जटिलताएं देखने को मिली हैं महिलाओं में? आपसे सर्जरी से रिलेटेड किस तरह के केसेज आपके सामने आए हैं? सर्जरी से रिलेटेड यहाँ पे एक तो कम्युनिकेशन गैप बहुत रहता है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि फ़ीमेल्स जा काफ़ी ज़्यादा आके बात नहीं कर पाती, क्योंकि वो एक तो उनको पहले वो रहता है, भय रहता है कि हम कैसे बात करें क्या नहीं करें। दूसरा, साथ में अगर उनके मेल अटेंडेंट आते हैं तो वो उनसे घूंघट निकाल के बैठती है, तब भी बात नहीं करती, क्योंकि वही उसको बीमारी बता रहा होता है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे फीमेल्स के अंदर आजकल स्तन के अंदर स्तन गांठ कैंसर। बहुत देखी जाती है, तो वो उसको दिखा नहीं पाती। जैसे अगर मेल सर्जन होता है तो झिझक रहती है, जो कि बहुत ही आम बात है, तो वो उनको दिखा नहीं पाती, घर में किसी को बता नहीं पाती, तो इसी तरीके से वो बीमारी बढ़ती जाती है। और फिर बाद में जाके पता चलता है कि अब ये बीमारी इतनी बढ़ गई, अब इसका इलाज करना, पूरी तरीके से इस बीमारी को ख़त्म करना आसान नहीं है, मुमकिन नहीं है। अभी जैसे महिलाओं में आपने स्तन कैंसर का जिक्र किया, तो इसके क्या कुछ लक्षण हैं जिनसे पता चल सके एक महिला को कि भाई वो इस रोग का शिकार हो रही है और उसे अपने चिकित्सक को दिखाना चाहिए? बिल्कुल, स्तन कैंसर आज के टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर महिलाओं के अंदर सबसे सामान्य कैंसर है, और इसी की वजह से सबसे ज़्यादा अगर डेथ होती है तो इसी कैंसर की वजह से फीमेल्स के अंदर कैंसर रिलेटेड डेथ होती है। इसके अंदर लक्षण ये रहते हैं, ये आपको आफ्टर प्यूबर्टी कभी भी किसी फीमेल के अंदर आपको देखा जाएगा, उसके स्तन में अगर कोई भी किसी प्रकार की गांठ है, वो गांठ में दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर आप निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर आपको कैसा भी चेंजेस अगर दिख रहे हैं आपके ब्रेस्ट के अंदर, तो हमें तुरंत जाके किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कुछ उसके लिए सेल्फ असेसमेंट हो? बिल्कुल, इसमें स्टेप होता है, सेल्फ एग्जामिनेशन करना होता है। सेल्फ एग्जामिनेशन में होता है कि हर महीने आप बाथरूम में जब नहा रही हैं तो आप अपने दोनों ब्रेस्ट को अच्छे से हाथ से दबा के आप एग्जामिन करें कि आपको कहीं पे कोई चेंजेस नहीं लग रहे, कोई गांठें तो नहीं लग रही है, फिर दबाने पे आपके निप्पल में कहीं पे कोई पानी तो नहीं आ रहा, किसी भी कलर का पानी हो, सफ़ेद दूध जैसा भी हो या लाल कलर का भी हो या हरे कलर का हो, या फिर आपको स्किन में चेंजेस लग रहे, खिंचाव महसूस हो रहा है, या फिर आपको आपकी आर्म पिट के अंदर कोई गांठ लग रही है, तो आपको तुरंत आपको जाके दिखाना चाहिए। कुछ भी लगे तो आपको शर्माना नहीं है कि सामान्य गांठें, दर्द नहीं हो रहा है या फिर बढ़ी नहीं है, 2 साल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं दिखाएं, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको तुरंत दिखाना चाहिए। वो जांच में अगर नॉर्मल आ जाता है तब फिर भी ठीक है, लेकिन अगर इसमें कुछ आ जाता है तो हम बहुत ही अर्ली स्टेज पे इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन मैम, एक ग्रामीण क्षेत्र में ये धारणा भी है कि जैसे कहीं कुछ गांठ नज़र आती है स्तन में तो उसे दूध की गांठ भी मान लिया जाता है, तो वो इसमें क्या इस तरह का कुछ होता है या केवल ये धारणा है? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, ये धारणा ही नहीं है, सच बात भी है। लेकिन ये दूध की गांठ, अगर आप बोले किसी भी 60 साल की महिला के अंदर कोई गांठ हुई है और आप बोले दूध की गांठ है, तो 60 साल की महिला के अंदर दूध की गांठ बनना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप यही बोलेंगे कि कोई अभी नई प्रेग्नेंट फीमेल है या फिर किसी के अभी बच्चा हुआ है, उसके 2 साल तक वो बच्चे को दूध पिला रही है, उसके अंदर बनेगी, तब ये बात समझी जा सकती है कि दूध की गांठ है। लेकिन अगर वो भी बनी है, उसको भी दिखाना है। आप उसको अपने ही लेवल पे ठीक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसके अंदर कभी कभी ऐसा होता है इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से पूरा ब्रेस्ट में फैल के फिर वो पूरा ब्रेस्ट खराब हो जाता है, फिर आप आने वाली प्रेगनेंसी में उससे बच्चे को दूध भी नहीं पिला पाते। तो इसका इलाज जनरल सर्जरी है या फिर आप जो जिक्र किया, जैसे आपने अपने एडवांस जो है लेप्रोस्कोपी या और दूसरी सर्जरी के माध्यम से भी इसे ठीक किया जा सकता है? नहीं नहीं, इसके अंदर ऐसा होता है कि आपको पूरा बेसिक होता है, पहले आप एग्जामिन करें, उसके बाद में पूरा डायग्नोसिस बनता है, इसका सोनोग्राफी हो के जो भी जरूरी उसकी जांच रहती है वो करा के डायग्नोसिस बनता है। फिर इसमें देखते किस प्रकार की गांठ है, ये कैंसर वाली गांठ है या फिर बिना कैंसर वाली गांठ है, तो उसके हिसाब से हम इनका मतलब ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे आजकल ये हो गया, इसमें लेप्रोस्कोपी से ज़्यादा पहले जो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट करते थे हम लोग, ऐसा रहता था पूरा स्तन हटाना होता था, बट अभी उसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी में आया है ब्रेस्ट कंजर्वेशनल सर्जरी। मतलब ये काफ़ी पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है। उसमें ऐसा होता है कि सिर्फ जितना गांठ वाला पार्ट है उसी को हटाते हैं हम लोग, बचे हुए स्तन को बचाते हैं, और फिर बाद में काफ़ी उसका वो कॉस्मेटिक वैल्यू रहती पेशेंट के लिए, उसको भय नहीं रहता कि मैं इसका इलाज कराऊं तो मेरा स्तन चला जाएगा, फिर क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें इसके लिए रह गई है। मतलब बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की है। तो
तो श्रोताओं, कोटपुतली डायरी में मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा और आप सुन रहे हैं आधुनिक सर्जरी सुविधाएं और कठिनाइयां विषय पर चर्चा। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीषा सोलंकी जी। मैम, अब जो है बिना चीरे के कैमरे और माइक्रो इंस्ट्रूमेंट की मदद से जटिल ऑपरेशन हो रहे हैं, जैसे कि आप हमारी चर्चा में बता रही हैं। दर्द, संक्रमण और अस्पताल में भर्ती रहने का समय भी कम हो गया है मरीजों का। सही बात है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट की तरफ से तो इतनी अच्छी सुविधाएं दी जा रही है आपको। लेप्रोस्कोपी के साथ साथ एसएमएस हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो कि जहाँ पे रोबोटिक सर्जरी भी होती है। तो किसी गवर्नमेंट सेटअप के अंदर रोबोटिक सर्जरी होना ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बड़ी बात है कि प्राइवेट सेटअप में तो आपने सुना होगा। तो अगर ऐसी कोई बीमारी है जिसमें आपको नॉर्मल सर्जरी कराने के बाद में अगर आप उसमें ऑप्शन है कि आप रोबोटिक सर्जरी से भी ट्रीट करा सकते हैं, तो आप सरकार की जो सुविधा दी गई है उसके अंदर आप इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे जो स्कीम चल रही है राजस्थान के अंदर, उसमें बिल्कुल पैसे भी नहीं लगते हैं, फ्री में आप रोबोटिक सर्जरी कराते हैं। तो अभी जैसे आप रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, तो इसमें कहीं एआई का भी इस्तेमाल होने लगा है या इसका भी कहीं जिक्र है? एआई का इस्तेमाल अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में ज़रूर एआई का इस्तेमाल होने लग जाएगा। बट ऑल इन द एंड ये सब एक टेक्नोलॉजी है। और जब एक खुद ह्यूमन, एक मानवीय जो नैतिकता होती है जिसके साथ सर्जरी करते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी तब काम में डॉक्टर खुद ही, मतलब जो सर्जन है वही करेगा। टेक्नोलॉजी अलग है, वो भी अलग है। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की हमारे श्रोताओं के साथ में। तो अभी चलते चलते अपने श्रोताओं को या जो हमारी महिला श्रोता हैं खासकर, उनको क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगी कि वो अपने शरीर के प्रति, अपनी बीमारी के प्रति जागरूक रहें और समय पर इलाज ले सकें? मैं अभी स्पेसिफिकली कहना चाहूँगी ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड, क्योंकि अभी अक्टूबर महीना चल रहा है जिसमें हम लोग हर साल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें महिलाओं को यही कहना चाहूँगी, आप हमेशा अपना ध्यान रखें, खुद को एग्जामिन करें। इसके अंदर सेल्फ एग्जामिनेशन होता है ब्रेस्ट का, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप खुद की जाँच करेंगे, इसका मतलब आप खुद से प्यार करते हैं। अगर आप खुद की जाँच नहीं कर रहे हैं तो मतलब आप खुद से दूरी बना रहे हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ अ सेल्फ लव, और जो भी फैमिलीज़ है वो अपने फीमेल को सपोर्ट कर सकती है, जो कि बेस्ट मेडिसिन है। तो श्रोताओं, आज दीपावली का पर्व है, आप खुशियां मना रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं, और इस बीच डॉक्टर मनीषा जी आपको साझा कर रही हैं अपने विचार, और आधुनिक सर्जरी पर हम बात कर रहे हैं। मैडम, दीपावली का पर्व है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को कि वो अपनी खुशियों में आपको किस तरह शामिल करें? मैं उनको ये कहना चाहूँगी, सबसे पहली बार दीपावली की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। अभी सब जगह ये चला है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है क्रैकर्स का, पटाखों का, कि पटाखे जलाएं, ये सब करें। बट मैं यही चाहूँगी कि जहाँ तक हो सके आप ना ही पटाखे जलाएं, आप खुद भी बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं और साथ में पर्यावरण को भी बचाएं। मैम, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आप आकाशवाणी कोटपुतली स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत बहुत आभार।